गाजा के धधकते जमीन पर जब मौत और मलबे की गंध हवा में घुल चुकी है, तब इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कैट्स ने साफ और ठंडे शब्दों में कह दिया कि गाजा के भीतर से सभी बंधकों के शव वापस न आ जाएं और आखिरी सुरंग तबाह न हो जाए, तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। और यही बयान दुनिया को फिर याद दिला गया कि ये संघर्ष अब केवल हमास के खिलाफ नहीं, बल्कि एक पूरे भूभाग की किस्मत पर चल रही लड़ाई बन चुका है, जहां हर बम का धमाका एक नई राजनीतिक घोषणा है, हर धूल का गुबार एक राष्ट्र के दर्द का प्रतीक है। गाजा के दक्षिणी इलाकों में इजरायली सेना ने फिर से बम बरसाने शुरू कर दिए हैं। घरों और अस्पतालों को मलबे में बदल दिया गया है और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले युद्ध विराम के बाद से अब तक 240 से ज्यादा फिलिस्तीनी फिर मारे जा चुके हैं, यानी हर दिन औसतन 8 नए शव और दर्जनों घायल। ये कोई आंकड़ा नहीं, बल्कि टूटे हुए परिवारों की चीखें हैं, जिनकी गूंज अब रफा से खान यूनुस तक फैल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संस्थाओं ने चेतावनी दी है कि गाजा में मानवीय सहायता लगभग ठप पड़ चुकी है और बच्चे अब दवाओं के बिना मर रहे हैं। इसी बीच वॉशिंगटन की राजनीति में भी एक और नाटकीय दृश्य सामने आया, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगा कि वे ओवल ऑफिस में सो गए थे। तस्वीरें और वीडियो वायरल हुए, लोगों ने तंज कसा कि स्लीपी डॉन लौट आया है, लेकिन व्हाइट हाउस ने जवाब दिया कि राष्ट्रपति सो नहीं रहे थे, बल्कि भाषण दे रहे थे, नीतियों की घोषणा कर रहे थे। प्रेस सचिव टेलर रॉजर्स ने कहा कि ट्रंप ने डायबिटीज और मोटापे जैसी बीमारियों से लड़ने वाली 2 दवाओं की कीमतें ऐतिहासिक रूप से कम कर दी, लेकिन असफल उदार मीडिया इन उपलब्धियों को नजरअंदाज कर रहा है और सिर्फ मजाक बना रहा है। CNN ने लिखा कि ट्रंप ने मियामी में घंटों लंबा भाषण दिया। 3 एशियाई देशों की यात्रा के बाद वे बेहद थके हुए थे, पर फिर भी दफ्तर लौटे, इसलिए कुछ पल के लिए आंखें बंद करना किसी नेता की कमजोरी नहीं, बल्कि थकान का संकेत है। इस पूरे प्रकरण ने अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि 79 वर्षीय ट्रंप की उम्र और स्वास्थ्य उनके नेतृत्व पर कितना असर डाल रहे हैं। और यही सवाल पहले बाइडेन के लिए भी उठाया गया था, जब उन्हें स्लीपी जो कहा गया था, मगर अब वही आरोप ट्रंप पर लौट आया है, मानो इतिहास अपना मजाक खुद दोहरा रहा हो। इधर अफ्रीकी महाद्वीप में एक और भूचाल आया, जब ट्रंप ने नाइजीरिया की सरकार को धमकी दी कि अगर वो अपने देश के ईसाइयों की सुरक्षा नहीं कर सकी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार करेगा। ट्रंप के इस बयान पर अफ्रीकन यूनियन भड़क उठा और साफ कहा कि नाइजीरिया एक संप्रभु राष्ट्र है, उसके आंतरिक मामलों में बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनियन ने बयान जारी कर कहा कि नाइजीरिया हमारे सबसे अहम सदस्य देशों में से एक है, जो आतंकवाद से लड़ाई, शांति स्थापना और महाद्वीप की स्थिरता के लिए निरंतर काम कर रहा है, इसलिए अमेरिका को उसके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ये कूटनीतिक टकराव इस बात का संकेत है कि वॉशिंगटन की पुरानी विश्व नेतृत्व की शैली अब अफ्रीका में काम नहीं कर रही। अफ्रीकी देश अब अपनी स्वतंत्रता को लेकर ज्यादा मुखर हैं और ट्रंप की धमकियों को नव औपनिवेशिक रवैया कहकर खारिज कर रहे हैं। उधर दक्षिण एशिया में भारत के लिए भी एक नया झटका सामने आया। ताजिकिस्तान में भारत की पहली और एकमात्र विदेशी सैन्य बेस आयनी एयर बेस, जो 2 दशकों से मध्य एशिया में भारत की सामरिक मौजूदगी का प्रतीक था, अब भारत ने चुपचाप खाली कर दिया है। इस बेस की अहमियत बहुत बड़ी थी। ये दुशांबे से महज 10 किलोमीटर दूर था और अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और मध्य एशिया के मिलन बिंदु पर भारत की आंख थी। लेकिन 2022 में ताजिक सरकार ने लीज बढ़ाने से इनकार कर दिया, क्योंकि रूस और चीन का दबाव था। भारत ने औपचारिक रूप से बेस ताजिकिस्तान को वापस कर दिया, पर इसके साथ ही उसने उस क्षेत्र में अपनी निगरानी और प्रभाव की सबसे बड़ी खिड़की खो दी। अब जब चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और रूस मध्य एशिया को अपने पुराने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखना चाहता है, तब भारत का ये पीछे हटना स्ट्रैटेजिक तौर पर एक हार के समान है। भारत के सैन्य विश्लेषक कह रहे हैं कि इस कदम से न केवल भारत की खुफिया निगरानी क्षमता घटेगी, बल्कि अफगानिस्तान और चीन की सीमाओं पर उसका प्रभाव भी कम होगा। इसी बीच अफगानिस्तान से भी एक राहत की खबर आई कि तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम अब भी बरकरार रहेगा। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समझौते में कोई समस्या नहीं है और हम दोस्त देशों कतर और तुर्की का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने मध्यस्थता की। ये बयान उस समय आया है जब सीमावर्ती इलाकों में कई बार झड़पें हुई हैं और पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि अफगानिस्तान से आतंकी घुसपैठ हो रही है। लेकिन तालिबान का ये बयान ये दिखाता है कि वे क्षेत्रीय तनाव को फैलाना नहीं चाहते, बल्कि इस समय अपनी सरकार को स्थिर करना चाहते हैं। दूसरी ओर यूरोप के युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रे सिबिहा ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि अफ्रीका के 36 देशों के 1400 से ज्यादा लोग रूस की ओर से लड़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस अफ्रीकी युवाओं को पैसे और झूठे वादों के जरिए भर्ती कर रहा है, उन्हें बिना किसी प्रशिक्षण के सीधे मोर्चे पर भेज दिया जाता है, जहां उनका जीवन कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि
कई अफ्रीकी नागरिकों को तो ये भी नहीं पता कि वे किस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। उन्हें सैन्य समझौते के नाम पर मौत की सजा दी जा रही है। कई देशों की सरकारें जैसे दक्षिण अफ्रीका और केन्या अब इसकी जांच कर रही हैं कि उनके नागरिक कैसे रूस के भाड़े के सैनिक बन गए हैं। यह खुलासा न सिर्फ अफ्रीका में बल्कि पूरी दुनिया में एक नया विवाद खड़ा कर सकता है, क्योंकि इससे रूस पर यह आरोप और मजबूत होता है कि वे मानव संसाधन का अंतर्राष्ट्रीय शोषण कर रहा है। इस पूरे वैश्विक परिदृश्य को अगर एक नज़र में देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि आज दुनिया का हर कोना किसी न किसी विस्फोटक स्थिति में फंसा हुआ है। गाजा में इजराइल और हमास की लड़ाई से मध्य पूर्व में फिर बारूद की गंध फैली हुई है। अफ्रीका में धार्मिक टकराव और अमेरिकी हस्तक्षेप ने नई असंतोष की लहर पैदा की है। एशिया में भारत की स्ट्रैटेजिक कमजोरियां उजागर हो रही हैं। अफगानिस्तान अपनी नाजुक शांति को थामे हुए हैं और यूरोप के मैदान में रूस और यूक्रेन की जंग अब महाद्वीपीय सीमाओं को पार करती जा रही है। हर जगह सत्ता की भूख, भू राजनैतिक महत्वाकांक्षा और संसाधनों की होड़ इंसानियत को पीछे धकेल रही है। इजराइल की दृढ़ नीति, ट्रंप की कूटनीतिक धमकी, भारत की स्ट्रैटेजिक चुप्पी, तालिबान की सतर्कता और रूस की विस्तारवादी चाल, ये सब मिलकर इस बात का प्रतीक हैं कि 2025 में विश्व राजनीति अब केवल बयानबाजी का खेल नहीं बल्कि एक बहुस्तरीय संघर्ष का मैदान बन चुका है, जहां हर राष्ट्र अपनी अगली चाल उस मोहरे की तरह खेल रहा है जो कभी भी मात खा सकता है। और इन सब के बीच आम इंसान, चाहे वो गाजा का बच्चा हो, नाइजीरिया का किसान, भारत का सैनिक या अफ्रीका का बेरोजगार युवक, वही सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। यही आज की दुनिया की सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो आंकड़ों और बयानों के बीच कहीं दब गई है, लेकिन जिसकी गूंज हर गोलाबारी, हर ट्वीट और हर मलबे के नीचे दबी उस चीख में सुनाई देती है जो पूछती है कि क्या इस सदी में इंसानियत का कोई मूल्य बचा है या सब कुछ अब सिर्फ सत्ता के शर्तों पर तौला जाएगा। यही है आज की दुनिया का नंगा सच और यही है इस 8 मिनट की कहानी का ज्वालामुखी, जहां हर शब्द एक धमाका है, हर दृश्य एक सबूत और हर सवाल अब एक चेतावनी।